चीन, पाकिस्तान और तुर्की, वो तिकड़ी जिसने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ एकजुट होकर चाल चली है, लेकिन अंजाम हुआ क्या? पाकिस्तान अपने एयरबेस तक नहीं बचा पाया और चीन की मिसाइलें रास्ते में ही फेल हो गई और तुर्की के ड्रोन उड़ते ही मलबा बन गए। भारत ने अकेले दम पर ही इन तीनों को ऐसी पटखनी दी है कि पूरी दुनिया में चर्चा हुई। अब इसी तिकड़ी को सबक सिखाने के लिए भारत ने अगला मास्टर प्लान भी बनाया है। प्लान है भारत का आई स्टार मिशन, जिसे 70 mm की स्क्रीन पर बिल्कुल साफ दुश्मन दिखेगा। ये एक ऐसा प्लान है जो दुश्मन की हर हरकत, हर चाल को रियल टाइम में पकड़ सकेगा और अगर दुश्मन ने फिर से हमला करने के बारे में सोचा भी तो भारत की सेना उससे पहले ही एक्शन में आ जाएगी। फिर जो वार होगा वो सटीक, घातक और निर्णायक होगा। कैसे? इस रिपोर्ट से समझिए। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने जो प्रहार देखा वो सिर्फ ट्रेलर था। तुर्की ने जो ड्रोन गंवाए वो तो बस शुरुआत थी और चीन की मिसाइलों का मलबा उसके विनाश की कथा का आरंभ था। इन तीनों ने ही ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची थी। लेकिन अब भारत का सामरिक त्रिकोण पाकिस्तान, चीन और तुर्की के लिए विध्वंस की खबर ला रहा है। भारत के सामरिक त्रिकोण के तीनों कोनों पर है आई स्टार स्पाई प्लेन, घातक ब्रह्मोस और आधुनिक अपाचे। ये घातक हथियार आसमान और जमीन से सीधे दुश्मन के दिमाग पर वार करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आई स्टार जासूसी विमानों की। रक्षा मंत्रालय 3 आई स्टार जासूसी विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुका है, जिसका मतलब है कि भारत की वायु सेना में बहुत जल्द उड़ता हुआ डिजिटल शिकारी शामिल होने वाला है। यह एक ऐसा हथियार है जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों की नसों में कंपन होने लगती है। इस विमान को जासूसी का जीनियस भी कहा जाता है। यह एक ऐसा उड़ता कमांड सेंटर है जो हवा में रहते हुए जंग का पूरा नक्शा पढ़ सकता है। अपने सिंथेटिक अपर्चर रडार की बदौलत यह रात के अंधेरे में बादलों के पार करीब 200 किलोमीटर तक आसानी से देख सकता है। इसकी GMTI तकनीक आसानी से जमीन पर चलती फिरती चीजों की पहचान कर सकती है, फिर चाहे तो दुश्मन के टैंक हो या कोई घुसपैठिया। इसके AI एल्गोरिदम खुद ही अपने टारगेट यानी दुश्मन की पहचान करने में सक्षम है। और सबसे बड़ी खासियत, ये विमान लाइफ टाइम डेटा और एयर टू ग्राउंड निगरानी में सबसे ज्यादा कारगर है। ये विमान 40,000 फीट की ऊंचाई पर 8 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, यानी पाकिस्तान की सीमा, चीन के बेस और तुर्की की सैन्य गतिविधि सब कुछ आई स्टार की स्क्रीन पर होगी। अभी यह विमान इंडियन एयरफोर्स में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन इसका नाम सुनते ही वो देश बेचैन है जो भारत की तरफ टेढ़ी निगाह रखते हैं। हालांकि उनका बेचैन होना भी लाजमी है, क्योंकि इस विमान के आने के बाद अगर चीन से कुछ भी हलचल हुई तो हमें तुरंत पता चलेगा। अगर पाकिस्तान को छिपा रहा होगा तो हम देख रहे होंगे, और अगर तुर्की नई साजिश रच रहा होगा तो वो भी हमारी स्क्रीन पर होगा। इसीलिए शी, शहबाज और एर्दोआन चिंता में है कि आखिर अब करें तो क्या करें। हालांकि एर्दोआन की चिंता बढ़ाने वाली एक खबर और है, और वो है भारत का सबसे ताकतवर हथियार ब्रह्मोस। दरअसल जिस ब्रह्मोस से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तगड़ी चोट दी थी, अब उस ब्रह्मोस की धमक यूरोप में भी सुनाई देने वाली है।
और उस धमक की आशंका से तुर्की सबसे ज्यादा खौफ में है। तुर्की के डर की वजह आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल तुर्की और ग्रीस के बीच लंबे वक्त से सीमा विवाद चल रहा है और ग्रीस ने कह दिया है कि अगर तुर्की ने उसे आंख दिखाई तो हम भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को अपनी सीमाओं पर तैनात कर देंगे। भारत ग्रीस को ब्रह्मोस की पेशकश कर चुका है और तुर्की ये जानता है कि ब्रह्मोस कोई आम मिसाइल नहीं बल्कि भारत और रूस की साझा मेहनत से बनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज चलती है और एक बार निशाना साध लिया जाए तो टारगेट को हिट होना तय है। हालांकि भारत के टारगेट पर तो चीन और पाकिस्तान की साजिशें भी हैं, लेकिन अब उन साजिशों के खात्मे के लिए भारत को बहुत जल्द घातक अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने वाले। वही अपाचे जिससे अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में तबाही मचाई थी। अब वो हथियार दुश्मनों के लिए मृत्यु दूत बनकर भारत आ रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका का एक एडवांस हेलीकॉप्टर है जिसे दुनिया का सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। यह 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और करीब 500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को आसानी से निशाना बना सकता है। सबसे खास बात यह कि नाइट विजन कैमरे और थर्मल सेंसर की वजह से यह खराब मौसम और रात के वक्त भी आसानी से एक्शन मोड में आ जाता है। अपाचे का नाम सुनकर ही पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है और चीन बेचैन है क्योंकि भारत की तैयारी अब डिफेंस नहीं बल्कि डोमिनेशन की। भारत न सिर्फ अपनी सरहदों को महफूज करता है बल्कि दुश्मन की सरहद के पार उसके दिमाग पर भी हमला करने की ताकत रखता है। अब भारत का आई स्टार स्पाई प्लेन दुश्मन को देखेगा, घातक ब्रह्मोस उसे चेतावनी देगी और नहीं माना तो अपाचे उसे नेस्त नाबूद कर देगा। भारत अगर दोस्ती का फर्ज निभाता है तो दुश्मनी का हिसाब भी चुकाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खुद को सुपर पावर कौन कहता है? अमेरिका। सबसे ज्यादा रक्षा बजट किस देश का है? वो भी अमेरिका। लेकिन आज की तारीख में चीन या रूस में से किसी भी एक देश ने अगर अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ दी तो पता है क्या होगा? अमेरिका की फौज भागने की हालत में होगी। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि वॉशिंगटन से आई एक रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला दावा किया गया है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये कि अमेरिका की $1 ट्रिलियन डिफेंस मशीनरी उसी चीन के पुर्जों से चल रही है जिसे वो अपना दुश्मन कहता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर अपनी सेना को ताकत की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। बात अमेरिका की हो रही है जिसका डिफेंस बजट 2025 में $1 ट्रिलियन यानी करीब 83 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। लेकिन हकीकत ये कि मौजूदा वक्त में अमेरिका की सेना युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं। ये दावा गोविनी की 2025 नेशनल सिक्योरिटी स्कोरबोर्ड रिपोर्ट में किया गया है, जो कहती है कि अमेरिका का डिप यानी डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस खतरनाक स्तर तक कमजोर है। उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात ये कि अमेरिका के मिसाइल डिफेंस हो, न्यूक्लियर सिस्टम्स हो और हथियारों की फैक्ट्रियां ही क्यों ना हो, इनके लिए सबसे अहम पुर्जों का सबसे बड़ा सप्लायर चीन।
वहीं चीन, जिसे अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है और ताइवान के मुद्दे पर उसे धमकाता रहता है। लेकिन अगर चीन ने अमेरिका को हथियारों के पुर्जों की सप्लाई बंद कर दी तो अमेरिका का डिफेंस सेक्टर घुटनों पर आ जाएगा। गोविनी की नेशनल सिक्योरिटी स्कोर कार्ड रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका के मिसाइल डिफेंस के पुर्जों की सप्लाई में करीब 11% की हिस्सेदारी चीन की है, जबकि गोला बारूद के केस में चीन अमेरिका को 10.6% पुर्जे सप्लाई करता है। वहीं एविएशन सेक्टर में चीन की सप्लाई का हिस्सा 8.5% है। तो न्यूक्लियर सेक्टर में भी 7.8% पुर्जे अमेरिका को चीन से मंगवाने पड़ते हैं। अपनी ताकत को बरकरार रखने और बढ़ाने के लिए पेंटागन पूरी तरह बीजिंग पर निर्भर है। जरा सोचिए, खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका अपने दुश्मन देश के पुर्जों से हथियार बना रहा है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट से लेकर स्पेस सिस्टम तक हर जगह चीन के पुर्जे काम कर रहे हैं। इसी चीन के साथ अमेरिका युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके हथियारों को ऑक्सीजन बीजिंग से मिल रही है। उधर पिछले 3 दशकों से चीन बहुत तेजी से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जबकि 2022 के बाद रूस ने भी हथियारों के उत्पादन की क्षमता को 5 गुना तक बढ़ा दिया है। लेकिन अमेरिका का डिफेंस सेक्टर या तो चीन पर निर्भर है या फिर बस कागजों में ताकतवर दिखता है। रिपोर्ट में अमेरिका के लिए एक और छुपा हुआ खतरा बताया गया है। वो है चीन से सप्लाई होने वाले क्रिटिकल मिनरल्स, जिनके बिना कोई भी आधुनिक हथियार बन ही नहीं सकता। अमेरिका की डिफेंस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले दुर्लभ खनिज जैसे लेंथेनम, नियोडियम और सेरियम, इनका 90% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ चीन में मिलता है। और हाल ही में चीन ने इन मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। यानी अमेरिका के टैंक और मिसाइल अब खनिज संकट से भी जूझेंगे। लेकिन मामला सिर्फ चीन से सप्लाई का नहीं है। रिपोर्ट में एक ऐसी बात का जिक्र भी है जो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को हिलाकर रख सकती है। दरअसल अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री पर सिर्फ 10 बड़ी कंपनियों का कब्जा है। अगर अमेरिका के रक्षा बजट के हिसाब से बात करें तो यूएस नेवी के कुल बजट का 77% हिस्सा इन कंपनियों को जाता है। वहीं यूएस एयरफोर्स के बजट पर इनका 73% कंट्रोल है और यूएस आर्मी को मिलने वाले बजट का 60% हिस्सा भी इन्हीं कंपनियों को जाता है, जिसका सीधा मतलब है कि इन 10 में से अगर एक भी कंपनी फेल हुई तो अमेरिका का पूरा डिफेंस सेक्टर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। ये वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है जिससे चीन और रूस को अमेरिका को घुटनों पर लाने का मौका मिल सकता है। गोविनी की रिपोर्ट अमेरिका के लिए एक साफ आईने जैसी है। उसमें लिखा है कि आज नहीं तो कल अगर युद्ध हुआ तो मेड इन चाइना के लेबल वाली अमेरिका की फौज टिक नहीं पाएगी। तो ट्रंप के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे या चीन की फैक्ट्रियों से पुर्जे मंगाकर सेना को कमजोर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और अब बात करते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। एक दौर था जब चीन का हर अखबार, हर पोस्टर, हर मंच जिनपिंग की मौजूदगी से भरा रहता था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। जिनपिंग दिखाई नहीं दे रहे, ना कोई बयान, ना कोई दौरा और सरकारी अखबारों की सुर्खियों से बिल्कुल लापता। ऐसा लग रहा है जैसे चीन का सबसे ताकतवर शख्स साइलेंट मोड में चला गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या शी जिनपिंग के शासन का स्विच अब ऑफ होने वाला है? सवाल बड़ा है और उसके पीछे की वजह और भी ज्यादा बड़ी। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बीजिंग की दीवारों के पीछे पक रही खतरनाक साजिश से रूबरू करवाएंगे। ध्यान से देखिए। एक वक्त था जब चीन के सरकारी मीडिया में हर रोज जिनपिंग की तस्वीर छपती थी, लेकिन अब वो गायब है।
एक वक्त था जब वहां के अखबारों में छपी जिनपिंग की बातें राष्ट्रीय कर्तव्य मानी जाती थी, लेकिन अब वो खामोश है। ऐसा लग रहा है जैसे शी जिनपिंग ने अपना साइलेंट मोड ऑन कर लिया। उनकी इस खामोशी के पीछे कुछ ठोस कारण माने जा रहे हैं। उनमें सबसे पहला है सेना के अंदर जिनपिंग के खिलाफ गुप्त विद्रोह की चिंगारी। दूसरा कारण है पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ, जो अपने अंतर्राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने की तैयारी में है। तीसरा कारण है ताइवान, जो शी का सपना है, लेकिन अब वही उनके तख्ता पलट की स्क्रिप्ट में नया चैप्टर लिख रहा है। और चौथा कारण है ब्रिक्स सम्मेलन से जिनपिंग का ब्रेक। ये पहली बार है जब जिनपिंग ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी वो उस मंच पर नहीं दिखेंगे जहां एक दौर में सिर्फ जिनपिंग की मौजूदगी ही ताकत की गारंटी मानी जाती थी। हालांकि जिनपिंग की ताकत में गिरावट का पहला संकेत तभी मिल गया था जब वो अचानक 2 हफ्तों के लिए रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। तारीख थी 21 मई 2025। बीजिंग में एक अजीब सन्नाटा था। ना कोई प्रेस नोट, ना कोई फुटेज, ना कोई ऐलान। बस एक सवाल, शी जिनपिंग कहां है? 5 जून तक यह सवाल चीन की हवा में तैरता रहा, लेकिन ना तो पीपल्स डेली में जिनपिंग का चेहरा देखा और ना शिन्हुआ में उनकी तस्वीर। इन 2 हफ्तों में बीजिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसने चीन के सत्ता तंत्र को अंदर से हिला दिया। राजनीतिक गलियारों में फुसफुसाहट थी, फौजी ठिकानों में हलचल थी, कुछ बड़ा हो रहा था। उस रहस्य पर से भी पर्दा उठेगा, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि इस वक्त चीन की सेना के भीतर जिनपिंग के खिलाफ बगावत की आग क्यों सुलग रही है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट यह कहती है कि शी जिनपिंग ने पिछले कुछ सालों में पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कई बड़े अधिकारियों को बर्खास्त किया। इनमें चीन के 2 डिफेंस मिनिस्टर, परमाणु रॉकेट फोर्स के अधिकारी और ताइवान पर अटैक की रणनीति बनाने वाले जनरल हे वेईटोंग भी शामिल हैं। वही ताइवान जिस पर कब्जा करना जिनपिंग का सबसे बड़ा सपना है, लेकिन अब यही स्वप्न शी को डरा रहा है। भले ही जिनपिंग ने अपनी सेना को 2027 तक ताइवान पर आक्रमण के लिए तैयार रहने का आदेश दिया हो, लेकिन खबर है कि सेना अब उनकी बात नहीं मान रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार चीन की आर्मी ही जिनपिंग का तख्ता पलट करेगी। हालांकि सेना तख्ता पलट करे या ना करे, लेकिन चीन में एक शख्स ऐसा है जिसने जिनपिंग को सत्ता से हटाने के लिए कमर कस ली है। इस शख्स का नाम है हू जिनताओ। ये चीन के पूर्व राष्ट्रपति हैं और जिनपिंग के कड़े विरोधी हैं। जिनपिंग और हू जिनताओ के बीच के तनाव को समझने के लिए आपको ये तस्वीर देखनी होगी। ये 2022 की तस्वीर है, जब शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बैठक से मीडिया के सामने हू जिनताओ को बाहर करवाया था। हू जिनताओ जिनपिंग से बात करना चाह रहे थे, लेकिन जिनपिंग ने मुंह फेर लिया था। हू जिनताओ के अपमान की ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई थी। कहा जा रहा है कि उसी अपमान का बदला लेने के लिए हू जिनताओ का गुट सक्रिय हो गया है। ऐसे मौके पर जिनपिंग को ज्यादा सक्रिय होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा ना लेने की बात कहकर विरोधियों को फ्रंट फुट पर आने का मौका दे दिया। इससे पहले शी जिनपिंग ने कभी भी ब्रिक्स सम्मेलन को मिस नहीं किया। खबर है कि जिनपिंग की जगह चीन के प्रधानमंत्री ली क़ियांग ब्रिक्स में हिस्सा लेंगे, यानी कि चीन ने दुनिया के सामने जिनपिंग का विकल्प भी पेश कर दिया है। तो क्या चीन की गगनचुंबी सत्ता की इमारत हिल रही है? क्या शी जिनपिंग का युग अब ढलान की ओर है, या फिर यह सब कुछ सिर्फ एक रणनीतिक चुप्पी है जिसकी आड़ में शी जिनपिंग वफादार और गद्दार का फर्क समझ रहे हैं? जवाब कुछ दिनों में मिल जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है, इस वक्त बीजिंग की दीवारों के पीछे जो ये सन्नाटा है, इसमें बहुत गहरी साजिशें बुनी जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अगली खबर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। पाकिस्तान के परमाणु अस्त्र पर किसका कंट्रोल है? आप सोचेंगे कि यह कैसा सवाल है, हथियार पाकिस्तान का है तो कंट्रोल भी उसी का होगा, लेकिन सच ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं, बल्कि न्यूक्लियर वेपन है तो पाकिस्तान के, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। आखिर कौन है वो जिसके हाथों में पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की कमान है? आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में पाकिस्तानी परमाणु बमों के असली आका पर सबूतों के साथ ये रिपोर्ट।
ये है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के टॉप अधिकारी रहे जॉन किरियाको, जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन पर विस्फोटक दावा किया है। इनके हिसाब से पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों का कंट्रोल डैडी अमेरिका को सौंप दिया है। उनका यह बयान बहुत वायरल है। जॉन किरियाको वो अधिकारी हैं जिनकी बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो खुद 2002 में काउंटर टेररिज्म मिशन के तहत पाकिस्तान में तैनात थे। जाहिर है उन्होंने ये बात यूं ही नहीं कही होगी, कुछ पुख्ता प्रमाण उनके पास भी जरूर होंगे। जॉन किरियाको ने अपने बयान में 2002 के भारत पाकिस्तान परमाणु तनाव से आज के हालात की तुलना की है। आपको इसको समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना होगा। मई 1998, वो साल जब पहले भारत और फिर उसके कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किए थे। उसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। लेकिन 13 दिसंबर 2001 को जब भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ तो स्थिति विस्फोटक हो गई। 2002 में सीमा के साथ LOC पर दोनों देशों की तरफ से सेना की भारी तैनाती कर दी गई। ऐसा लगने लगा कि पता नहीं क्या होगा। इस इंटरव्यू में किरियाको ने बताया है कि तब वो इस्लामाबाद में थे। गिनती के अफसरों को छोड़कर अमेरिकी दूतावास खाली कराया जा चुका था। उनके शब्दों में आशंका परमाणु युद्ध की थी। हालांकि ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक तौर पर मौजूद नहीं है। अमेरिका जानता है कि आतंकियों का पालनहार पाकिस्तान जिम्मेदार देश नहीं है। वहां आतंकवादियों और कट्टरपंथियों के सिस्टम में इतने अंदर तक पैठ है कि परमाणु अस्त्र का सुरक्षित रहना बहुत मुश्किल है। 2023 में आई फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिसर्च में पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों का जिक्र किया गया था। इनमें मसरूर एयरबेस, शहबाज एयरबेस, रफीकी एयरबेस और मिन्हास एयरबेस शामिल हैं, जहां अंडरग्राउंड बंकर भी बने हैं। ये बेस न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की क्षमता से लैस है। इनके अलावा सरगोधा में किराना हिल्स के पास बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट के लिए करता रहा है। जॉन किरियाको से पहले भी एक वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार इम्तियाज गुल ने दावा किया था कि पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस अमेरिका के कब्जे में है। वही नूर खान एयरबेस जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के जांबाजों ने तबाह किया था। इम्तियाज गुल अफगानिस्तान पाकिस्तान के इस्लामी समूहों पर वर्षों तक रिपोर्टिंग करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जबकि जॉन किरियाको खुद US के खुफिया एजेंट रहे हैं। दोनों के दावों में एक बात कॉमन है, वो ये कि चाहे पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने हो या सैन्य ठिकाने, सबके रिमोट कंट्रोल व्हाइट हाउस के हाथ में है। यानी पाकिस्तान कहने को तो देश है, लेकिन वहां आदेश अमेरिका का ही चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खबर पश्चिम एशिया में बिछ रही बारूदी बिसात की। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ईरान इजराइल के बीच पहले से भी ज्यादा भीषण जंग की तैयारी जोर शोर से चल रही है। और इस बार खमेनेई का मुल्क फाइटर जेट और ड्रोन पर फोकस कर रहा है, तो इजराइल अपने घातक बमों को स्मार्ट और हाईटेक बना रहा है। जून में हुए युद्ध से सबक दोनों ने सीखा है। दोनों एक दूसरे की ताकत और कमियों का अंदाजा लगा चुके हैं, और शायद इसीलिए सीजफायर की आड़ में उसी आधार पर अपनी अपनी मारक शक्ति भी बढ़ाई जा रही है। ऐसे में अगर महायुद्ध पार्ट 2 हुआ तो स्थिति कितनी विस्फोटक हो सकती है, इस खास रिपोर्ट से समझिए। ईरान इजराइल के बीच 12 दिनों तक चले भीषण युद्ध में खूब बारूद बरसे, शहरों में विध्वंस मचा, और इसी तबाही में ईरान के हाथ इजराइल का बेशकीमती खजाना लगा। उधर इजराइल ने ऐसा ब्रह्मास्त्र खरीद लिया जो सीधे दुश्मन के सीने में सुराख कर देगा। इन तैयारियों से नेक्स्ट लेवल की लड़ाई नजदीक आने के संकेत मिल रहे हैं। 18 जून 2025 इस्फहान में इजराइल का एक अत्याधुनिक जासूसी ड्रोन ऑर्बिटर 5 ईरान के हाथ लग गया।
पश्चिमी टेक्नोलॉजी से लैस ये ड्रोन ईरानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का शिकार होकर जमीन पर गिर गया था। अब ईरान के वैज्ञानिक इसे बारीकी से खोल रहे हैं, एक एक स्क्रू, चिप और सेंसर को परख रहे हैं, एक एक पुर्जा उतारा जा रहा है ताकि तकनीक की नकल तैयार की जा सके। ड्रोन को खोलने का वीडियो खुद ईरान ने शेयर किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल के सैकड़ों महंगे ड्रोन ईरान के हाथ लग गए हैं। आपको याद होगा, इजराइल ने ईरान के अंदर से भी ड्रोन हमलों को अंजाम दिया था। इजराइल ने भीषण युद्ध के दौरान अपने बहुत सारे ड्रोन तेहरान में छोड़ दिए या उनसे छूट गए, जो अब ईरान के कब्जे में है, और इस खबर से मोसाद की नींद उड़ी हुई है। अब इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा इन ड्रोन्स की रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग पर ना तो कोई कानूनी रोक है और ना ही इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत है। रिवर्स इंजीनियरिंग में ड्रोन को खोलकर उसके रडार, कैमरा सिस्टम, प्रोसेसर, मोटर और चिप की डिजाइनिंग को समझा जाएगा। तकनीकी विश्लेषण के बाद सॉफ्टवेयर की मदद से उसका डिजिटल मॉडल तैयार होगा। इस आधार पर ईरान न सिर्फ उस ड्रोन की हूबहू नकल तैयार कर सकता है, बल्कि उससे ज्यादा घातक और आधुनिक ड्रोन बना सकता है। इतना ही नहीं, इनके जरिए ड्रोन की कमजोरी को भी समझा जा सकता है, जो भविष्य में ईरान के बड़े काम आ सकती है। वैसे भी तेहरान को रिवर्स इंजीनियरिंग में मास्टर माना जाता है। ईरान ये कारनामा पहले भी कर चुका है। उसने अमेरिका के स्टेल्थ ड्रोन RQ-170 की नकल कर एक नया ड्रोन S-171 सीमोरग बना लिया था। अगर ईरान इन इजरायली ड्रोन की सटीक कॉपी बनाने में कामयाब रहा तो ये न सिर्फ इजराइल की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा होगा, बल्कि ईरान को सैन्य रणनीति में जबरदस्त बढ़त मिल जाएगी। शायद इसीलिए इजराइल भी डबल स्पीड से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में जुट गया। ईरान के खिलाफ इजराइल का शक्ति प्रदर्शन दुनिया ने देखा। लेकिन दुनिया ने यह भी देखा कि ईरान ने इसका जवाब कैसे धमाकेदार मिसाइलों से दिया। ऐसे में अब इजराइल अपने तरकश में ऐसे स्मार्ट बम जोड़ रहा है जो दुश्मन के ठिकानों को भस्म कर दें। ये सीधे अमेरिका से हुई। अमेरिका के साथ 30 जून को इजराइल ने 43,691 करोड़ का रक्षा सौदा किया। इसके तहत इजराइल को अमेरिका से 7,000 से ज्यादा JDAM यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन गाइडेंस किट मिलेंगे। इनमें 3,845 KMU 558B/B किट और 3,280 KMU 572F/B किट शामिल है, जिनकी मदद से पुराने दिशाहीन बमों को GPS और INS आधारित गाइडेंस सिस्टम से लैस कर स्मार्ट बमों में तब्दील किया जा सकता है, ताकि वो हर मौसम में सटीकता के साथ टारगेट को हिट कर सके। गाइडेंस किट की खरीद का उद्देश्य इजराइल की वायुसेना की क्षमता को और धार देना है। अमेरिका की ये किट इस बात की गारंटी देती है कि मौसम चाहे कैसा भी हो, चाहे खराब हो, चाहे सही हो, चाहे बारिश हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, अगर बम में इस किट को फिट कर दिया तो फिर सब धुआं धुआं होना तय है। ईरान के खिलाफ हमलों में इजराइल ने हजारों JDAM से लैस बम गिराए थे और इसके तुरंत बाद अमेरिका से उसने ये सौदा किया। हो सकता है उसके पास इसकी कमी हो गई। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि इजराइल ने खास तौर से KMU 558B/B किट्स खरीदी, जिसका इस्तेमाल BLU 109 बंकर बस्टर बम के लिए होता है। ये किट उसे किसी भी मौसम में विस्फोट करने की शक्ति देगी। तो क्या ईरान के परमाणु ठिकानों पर फिर बम वर्षा होने वाली? खैर, ये सवाल है, लेकिन इतना तो तय है कि चाहे ईरान हो या इजराइल, तैयारी जोरदार चल रही। इजराइल का फोकस स्मार्ट बम पर है, तो ईरान अपनी वायु शक्ति बढ़ाने के लिए चीन से फाइटर जेट ले रहा है। जाहिर है, ये प्लानिंग पश्चिम एशिया में एक बार फिर खतरे की घंटी बजा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और अब आपको यूक्रेन वॉर फ्रंट पर लेकर चलते हैं। वहां ये आशंका बहुत प्रबल है कि ये युद्ध बहुत जल्द
दो सुपर पावर देशों के बीच की जंग में तब्दील हो सकता है और जंग के मैदान में रूस और अमेरिका एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। ऐसा हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध की वो आग लगेगी जिसकी जद में कई देशों का नामो निशान दुनिया के मानचित्र से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन ऐसा विनाशकारी दिन क्यों आ सकता है, इस पर हमने एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की है जो आपको देखनी चाहिए। बीते 3 दिन से रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक हमला जारी। पुतिन का क्रोध इस कदर सातवें आसमान पर है कि कीव पर अब 10-20 की संख्या में नहीं बल्कि 500 और 800 के झुंड में रूसी ड्रोन और मिसाइलें एक साथ बरस रही। रूस की सेना यूक्रेनी सैन्य ठिकानों से लेकर अस्पताल और स्कूल तक को नहीं छोड़ रही। यूक्रेन में कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण जगह नहीं बच पा रही जहां बारूदी शोले ना उठे। यूक्रेन के लिए ये दोहरे संकट का समय है क्योंकि यूक्रेन रूस के इन हवाई हमलों को रोक पाने के लिए जरूरी मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम से भी खाली है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को इन रूसी हवाई हमलों को रोकने के लिए हर हाल में अमेरिका की मदद चाहिए। जेलेंस्की इसीलिए लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संपर्क में हैं। उन्हें फोन पर यूक्रेन में हो रहे विनाश का आंखों देखा हाल बता रहे हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि जेलेंस्की ने ट्रंप से फोन पर पूरे 40 मिनट तक बात की। इसके बाद सूत्रों से बड़ी खबर आई कि अमेरिका यूक्रेन को घातक हथियारों की मदद देने को राजी हो गया। ट्रंप का यह बदला हुआ रुख चौंकाने वाला है क्योंकि 2 जुलाई को ही अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता पर रोक लगाई थी। व्हाइट हाउस और पेंटागन दोनों ने इस बात की पुष्टि की थी। लेकिन ट्रंप का मन फिर से बदल चुका है। वो अब यूक्रेन को मदद देना चाहते हैं। उनका यह बदला हुआ मन रूस यूक्रेन युद्ध में भयंकर टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ, ये भी जान लेते हैं। तो सुनिए पुतिन के लिए ट्रंप का यह बयान। दरअसल जेलेंस्की से बातचीत के एक दिन पहले ट्रंप ने पुतिन से भी पूरे 60 मिनट तक बात की थी और पुतिन के आक्रामक रवैये से उन्हें घोर निराशा हुई थी क्योंकि पुतिन ने उस समय ट्रंप से साफ शब्दों में कहा था लक्ष्य हासिल करने तक रूस जंग को जारी रखेगा। शांति की उम्मीद पाले हुए और पुतिन को हर मौके पर दोस्त बताने वाले ट्रंप के लिए ये 440 वोल्ट का करंट लगने जैसा था। ट्रंप पुतिन के इन कड़े शब्दों से इतने चोटिल हुए कि वो अब शांति की बात नहीं कर रहे बल्कि यूक्रेन के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम देने का खुला ऐलान कर चुके हैं। पेट्रियट सिस्टम यानी कि युद्ध में गेम चेंजर, जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम में से एक। ये सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली है। इसकी रेंज लगभग 170 किलोमीटर है, यानी लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। ये बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों, एडवांस फाइटर जेट और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर सकती है। यदि यूक्रेन को अमेरिका से ये पैट्रियट मिसाइलें मिल जाती हैं, तो यूक्रेनी फोर्स पैट्रियट के दम पर रूस की सबसे ताकतवर किंजल मिसाइल को रोक पाने में सक्षम हो जाएगी और जेलेंस्की टारगेट अचीव करने का फैसला ले चुके पुतिन को जंग में मजबूत चैलेंज दे पाएंगे। सवाल है, पुतिन इसके बाद क्या करेंगे? क्या वो रूस की विजय में बाधा पहुंचाने के लिए सीधे ट्रंप को जिम्मेदार मानेंगे? यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल की मदद देने वाली घोषणा से पश्चिमी देशों को भी संजीवनी मिल सकती है। नाटो देश खुलकर यूक्रेन के साथ आ सकते हैं। तब इस युद्ध का दायरा बढ़ सकता है। रूस यूक्रेन जंग में शांति कोसों दूर की बात, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी सुन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और दुनिया में छाए महायुद्ध के खतरों के बीच चलिए अब बात कुदरत के सैलाबी सितम की करते हैं जिसने पहाड़ से लेकर मैदान तक प्रलय मचा रखी है। और जुलाई के महीने में भारत के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून ने दस्तक देने के साथ ही सैलाबी सितम का ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश, बाढ़ और सैलाब का आपातकाल जारी है। और न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका और चीन जैसे देशों में भी आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है। आखिर कैसे भारत से लेकर अमेरिका तक छाया है मॉनसून का आपातकाल,
इस रिपोर्ट में देखिए। देश के कई राज्यों में मॉनसून ने प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश परेशानी का सबब बन गई। शहर के शहर पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई राज्यों में सैलाब का सतम जारी है। कहीं पहाड़ ढह रहे हैं तो कहीं उफनती लहरें सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि लोग बेहाल हो गए हैं। नदियों का उफान और लैंडस्लाइड दहशत पैदा कर रही है। सबसे ज्यादा तबाही पहाड़ों पर मची हुई है और उसका एपिसेंटर बना है उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग, जहां रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तस्वीरों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि हालात कितने भयावह हैं। अलकनंदा खतरे के निशान पर बह रही है और यही वजह है कि नदी किनारे स्थित भगवान शिव की विशालकाय मूर्ति भी जलमग्न हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि 12 फीट ऊंची शिव की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है, यानी हालात बेहद संवेदनशील बने हुए। तबाही की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह क्षेत्र की है, जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई है। इस घटना के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से इलाके में काफी नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद अचानक से पानी का बहाव तेज हो गया, जिसमें सड़क पर बना लोहे का पुल पानी के बहाव में बह गया। सड़क टूटने की वजह से आवाजाही पर काफी असर पड़ रहा है। बादल फटने की वजह से चुराह उपमंडल के कई गांवों में भारी मात्रा में पानी और मलबा घुस गया। इससे कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बारिश होने की संभावना जताई है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। अब जरा मंडी जिले की इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें मंडी जिले के चौहार घाटी की हैं, जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई है। वहीं मंडी के थुनाग इलाके में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि लोगों के आशियाने मिट्टी में मिल गए। सारा कारोबार चौपट हो गया है। टूटे घरों और मलबे को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का मंजर कैसा होगा। मंजर उस टाइम बहुत ही खराब था। बहुत भयानक से रूप से ये जो नाला था ये डाइवर्ट हो गया इस तरफ से, जिसमें जो हमारा एक इंडस्ट्री थी, फर्नीचर इंडस्ट्री, वो भी ध्वस्त हो चुकी है। इसके अलावा और भी मकान जो है यहाँ साथ में है वो भी ध्वस्त हो चुका है। बाकी मकानों में सारे मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि जमीनी इलाकों में भी सैलाब के सितम ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की हैं, जहां कुदरत ने ऐसा सितम ढाया कि सब कुछ जलमग्न हो गया। शहर में भारी बारिश के कारण रामकुंड और पंचवटी इलाकों में जल स्तर अचानक बढ़ गया। लगातार बारिश और गंगापुर बांध से छोड़े गए पानी के कारण गोदावरी नदी में उफान के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तस्वीरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने भयावह हैं। ये मध्य प्रदेश की दतिया की तस्वीर है, जहां सिंध नदी काफी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जल स्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराता जा रहा है। सिंध नदी में उफान आने से सेवड़ा का छोटा सा पुल पानी में डूब गया, जिससे 30 गांव का संपर्क भिंड और ग्वालियर से टूट गया है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और चीन में भी हर तरफ सैलाब से तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। लोगों की जान मुश्किल में फंस गई है। सैलाब से जिंदगी की जंग चल रही है। अमेरिका के टेक्सास में आसमानी आफत ने ऐसी तबाही मचाई कि उसमें सब कुछ बह गया। कुछ बचा है तो वो है तबाही और बर्बादी के निशान। तस्वीरें टेक्सास की हैं, जहां कुदरत के रौद्र रूप की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सैलाब कैसे अपने साथ सब कुछ बहा ले जा रहा है। देखिए कैसे सैलाब की चपेट में आकर एक पूरा मकान पानी में कागज के नाव की तरह बह गया।
सिर्फ मकान ही नहीं, टेक्सास की बाढ़ में कार तिनके की तरह बह गए। टेक्सास में बाढ़ में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 237 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया और करीब 25 लोग लापता बताए जा रहे हैं। चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में हाल में हुई भारी बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है। पूरे प्रांत में तेज बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने कई गांवों में घरों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। मड फ्लो की चपेट में आकर दर्जनों घर ढह गए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सैलाब के साथ आए मलबों की चपेट में आकर कई घर न सिर्फ नष्ट हो गए बल्कि लहरों के साथ बहते चले गए। न सिर्फ सिचुआन बल्कि चीन के ग्वांगडोंग समेत कई प्रांतों में हालात बेहद संवेदनशील हैं। चीन के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में सिचुआन और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश जारी रह सकती है, जिससे बाढ़ और मड फ्लो की स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसे में चीनी सरकार लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। इस बार मॉनसून ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुदरत विनाशकारी मूड में है। ऐसे में लोगों को बचाव के सिवा कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पटना में सनातन महाकुंभ कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने गजवाए हिंद का जवाब भगवाए हिंद से देने की बात कही। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भविष्य में हिंदू राष्ट्र बना तो बिहार उसका पहला राज्य होगा। इस कार्यक्रम में स्वामी रामभद्राचार्य भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वही भारत में राज करेगा जो वंदे मातरम कहेगा। अब सवाल यह है कि बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पटना में हुए सनातन महाकुंभ में क्या हिंदुत्व का रोड मैप तैयार किया गया? हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। सत्ता उसी को मिलेगी जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष करेगा। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन हुआ। कई बड़े संत और धर्मगुरु सनातन महाकुंभ कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज के सनातन महाकुंभ की, भगवान परशुराम की हर हर। जगत गुरु रामभद्राचार्य और बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यहाँ जो कुछ कहा उसने इस कार्यक्रम को बिहार में हिंदू राज्य के प्रयोग की प्रयोगशाला बना दिया। बिहार में वैसे ही बहार है। बिहार की जो भूमि ज्ञान की भूमि, बिहार की यह वो भूमि जिसमें नीति थी, बिहार की यह भूमि जहाँ किशोरी जी प्रकट हुई, बिहार की ये भूमि जहाँ हमारा भरोसा है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। अब यह बिहार हिंदू विरोधियों को सत्ता नहीं सौंपेगा। अब तो सत्ता उसी को मिलेगी जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष करेगा। अक्टूबर या नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने अभी विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बिहार चुनावी मोड में आ गया है। सनातन महाकुंभ में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंच से कहा कि बिहार में हम किसी राजनीति के चक्कर में नहीं, राम नीति के चक्कर में आए हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने गजवाए हिंद का जवाब भगवाए हिंद से देने की बात भी कर दी। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं
और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवा ये हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार में आने वाले चुनावों का सीधे कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि चुनाव के तुरंत बाद वो बिहार में पदयात्रा करेंगे और इसी गांधी मैदान में कथा सुनाएंगे। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गुरु रामभद्राचार्य ने सीधे सीधे हिंदुत्व को सत्ता से जोड़ दिया। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने साफ साफ कहा कि जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष करेगा, बिहार की सत्ता उसी को मिलेगी और भारत पर वही राज करेगा जो वंदे मातरम कहेगा। वही भारत में राज करेगा जो वंदे मातरम कहेगा। जिसको वंदे मातरम कहना है, भारत पर राज्य वही करेगा। अब ये नहीं करेगा कितना बांटोगे। रामभद्राचार्य ने गांधी मैदान से कहा कि जो सनातन को काटेगा वो खुद कट जाएगा और सनातन को मिटाने वालों का अस्तित्व मिट जाएगा।